मध्य प्रदेश सरकार का पूरा फोकस युवाओं को रोजगार और कौशल विकास पर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक ओर जहां पीथमपुर में 850 करोड़ रुपए की निवेश से शुरू हुई 2 अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया, तो वहीं भोपाल के संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में मुख्यमंत्री ने 550 प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में हिस्सा लिया और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षुओं से सीधा संवाद करते हुए कहा कि बदलती तकनीक और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप युवाओं को तैयार करना जरूरी है। ग्लोबल स्किल्स पार्क में आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण के साथ युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। पीथमपुर में 850 करोड़ का निवेश, 2 अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयों का शुभारंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे मौजूद। पीथमपुर में 1140 करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्तावित। हाईटेक उद्योगों से रोजगार के नए अवसर। भोपाल के ग्लोबल स्किल्स पार्क का सीएम ने किया भ्रमण। अकादमिक लैब और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा। प्रशिक्षुओं से सीएम ने किया सीधा संवाद। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार हर क्षेत्र के उद्योग निवेश के क्षेत्र में जब आगे बढ़ रही, तो हमारे अपने बच्चे हर एक जगह की पूर्ति करे, इस दृष्टिकोण से ये संस्थान बहुत उत्कृष्ट भूमिका अदा कर रहा है। अभी जो प्लेसमेंट वाली बहुत सारी कंपनियों से भी जब हमने अपना उनसे संवाद किया, सारे लोग संतुष्ट भी है और इस काम को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। हमारी अभी स्किल की डिमांड जो बढ़ी है हर क्षेत्र के, उसमें इसको और तेज गति से बढ़ाने का हमारा फोकस प्रयास है। उधर रोजगार के इन सरकारी दावों पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार निवेश और संभावित रोजगार के आंकड़े तो गिना रही है, लेकिन युवाओं को वास्तव में कितनी स्थायी नौकरियां मिली, इसका स्पष्ट हिसाब भी सामने रखना चाहिए। पार्टी का आरोप है कि एमओयू और प्रस्तावित निवेश को रोजगार के आंकड़ों में शामिल करने के बजाय जमीन पर सृजित नौकरियों की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश का युवा सिर्फ प्रशिक्षण और आश्वासन नहीं, बल्कि स्थायी और सम्मानजनक रोजगार चाहता है। आज मध्य प्रदेश के अंदर करीब 55-60 लाख युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। पीथमपुर हो या धार हो या मंडदीप हो या गोविंदपुरा हो या माननपुर हो, इंडस्ट्रीज की हालत इतनी अच्छी नहीं है। इंडस्ट्रीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और वो जो बंद पड़ी यूनिट है उनका पुनरुत्थान नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में रोजगार के साधन होंगे कहाँ? लेकिन मुख्यमंत्री जी लोगों को सिर्फ दिखाकर हमारे रोजगार साधन ज्यादा है या लोग रोजगार मिल रहे हैं, लोगों को आकर्षित करने का एक कुप्रयास कर रहे हैं। संत रविदास जी ग्लोबल पार्क का अगर मान लो भ्रमण किया है तो उससे रोजगार के साधन क्या उपलब्ध होंगे, उसके बारे में कोई जानकारी देना चाहिए। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर सरकार का फोकस अब सिर्फ नौकरियों तक सीमित नहीं, बल्कि कौशल, उद्योग और निवेश के जरिए रोजगार का पूरा इकोसिस्टम तैयार करने पर है। भोपाल का ग्लोबल स्किल्स पार्क युवाओं को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दे रहा है, तो पीथमपुर की नई औद्योगिक इकाइयां इसी हुनर को रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। सरकार का दावा है कि निवेश बढ़ने के साथ प्रदेश में रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कौशल और उद्योग के इस तालमेल से मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के कितने नए दरवाजे खुलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मोहन का रोजगार मॉडल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रोजगार मॉडल के क्या है मायने? ग्लोबल स्किल्स पार्क से युवाओं को कितना होगा फायदा? क्या युवाओं के लिए कौशल बनेगा करियर की ताकत? सरकार के रोजगार के दावों पर कांग्रेस क्यों उठा रही है सवाल?
तो मध्य प्रदेश सरकार का जो पूरा फोकस है वो युवाओं को रोजगार और कौशल विकास देने पर दिखाई दे रहा है, और यही शायद कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीथमपुर में 850 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू हुई 2 अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। भोपाल के संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में मुख्यमंत्री ने 550 प्रशिक्षुओं से अभिमुखीकरण समारोह में हिस्सा लिया और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षुओं से सीधा संवाद भी किया और कहा कि बदलती तकनीक और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप युवाओं को तैयार करना जरूरी है। ग्लोबल स्किल्स पार्क में आधुनिक तकनीकी आधारित प्रशिक्षण के साथ साथ युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती है और कांग्रेस सीधे सीधे ये सवाल उठा रही है कि भाई अभी तक कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने जो है प्रशिक्षित हुए, इसका भी एक स्पष्ट सरकार को सामने रखना चाहिए। चलिए इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं संदीप पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी स्वागत है आपका ND24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज चतुर्वेदी जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी स्वागत है आपका, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए समर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सर आपका भी स्वागत है ND24 में। शुरुआत में चलिए समर जी आपसे कर लेता हूँ। समर जी, सरकार बहुत सारी बातें हो रही हैं, रोजगार को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई प्रयास नाकाफ़ी है या उतने प्रयास अभी काफ़ी नहीं है? ऐसा क्यों लगता है आपको, जबकि सरकार तो ये कह रही है कि भाई 850 करोड़ रुपए के निवेश और ये बड़े बड़े आंकड़े रख रही है? पीथमपुर की बात करें या धार की बात करें, क्या कहेंगे समर जी? बातें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में होती ही रहती है, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है हमेशा प्रश्न चिन्ह उस पर रहता है। वहां पर सरकार अक्सर ये कहती है कि इतने निवेश आए, इतने के MOU साइन हुए, इतने उद्घाटन हुए, इतना रोजगार सृजन हुआ, लेकिन धरातल पर क्या हुआ इसकी कभी कोई रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की सरकार ने पेश नहीं करी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि MOU जो है वो रोजगार नहीं होता है, प्रस्ताव जो होते हैं वो रोजगार नहीं होते हैं, उद्घाटन होते हैं वो रोजगार नहीं होते हैं, निवेश होते हैं वो जो है वो रोजगार नहीं होता है। रोजगार ये होता है कि कितने युवाओं को इस प्रदेश के अंदर स्थायी नौकरी मिल रही है। आज आप देखिए कि आज ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इस प्रकार के किसी कार्यक्रम के अंदर बहुत सारी बयानबाजी और लफ्फाजी कहना चाहेंगे शब्द को कि लफ्फाजी करके जो है नेता निकल जाते हैं, लेकिन जनता के हाथ में जो कैलाश विजयवर्गीय जी देना चाहते थे वही रह जाता है। आप देखिए कि आज तक के इसमें 7 से 8 इन्वेस्टर मीट हो गए, लेकिन एक श्वेत पत्र लाने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पूर्व की सरकार में जब शिवराज सिंह जी चौहान थे उनमें भी नहीं थी और ना मुख्यमंत्री मोहन यादव जी में है। हेलीकॉप्टर चलाते हैं आप तब तो उसका जो है बहुत बड़े बड़े अखबारों के अंदर मुख्य पृष्ठ के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख के दे देते हैं। आपने अगर इतना ही रोजगार दिया है तो क्यों ना एक जो है मुख्य पृष्ठ बड़े अखबारों का भर दीजिए, बता दीजिए कितने रोजगार दिए, लेकिन वो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये सरकार एक झूठ का बबल है, झूठ के नींव पर खड़ी हुई सरकार है। जितनी बातें मुख्यमंत्री जी करते हैं, इनके नेता करते हैं उद्योग के बारे में, रोजगार के बारे में, सब झूठ है। झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अगर आपको असलियत देखनी है तो मध्य प्रदेश की सड़कों पर जाकर देखिए कि किस प्रकार से जो युवा है सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर है आज। ठीक है पंकज जी, आपकी प्रतिक्रिया समर जी की बात पर। देखिए दिव्यांशु जी, मुझे लगता है 2-3 बिंदु पर यदि कांग्रेस देखेगी तो उसको अंदाजा लगेगा। पहला तो ये कि ये जो प्रशिक्षु यदि भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क की बात करें तो इसमें से लगभग 35-40 प्रशिक्षु विदेशों में काम कर रहे हैं और विदेशों में यानी यूरोप के जैसे कई देशों में काम कर रहे हैं। दूसरा, जो बाकी लगभग 1300 अभ्यर्थी जो चयनित हुए उनका पैकेज सालाना 12 लाख का पैकेज है, यानी 1 लाख रुपए प्रति माह की तनख्वाह पर। और यदि ये सब भी कांग्रेस को नजर नहीं आता तो फिर कांग्रेस का विवेक है। और मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में भी पीथमपुर में 1300 नई इकाइयों को भूमि आवंटन किया और यदि वो 1300 इकाइयों के भूमि आवंटन के बाद वहां पर यदि 2 लाख नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं तो कांग्रेस की पीड़ा क्या है? और एक ही आंकड़ा पर्याप्त है दिव्यांशु जी कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2003 में बंटाधार युग में 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति थी और 2023 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो वो आय थी 1,40,000 रुपए और 23 से 26 तक वो आय बढ़कर हो गई 1,68,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय। और दिव्यांशु जी, किसी भी अर्थशास्त्र में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तभी संभव जब आदमी पास मूलतः आय होती है। तो आज स्थिति यह है कि 35 प्रशिक्षु विदेशों में काम कर रहे हैं, भारत में 12 लाख का पैकेज है
हमारी बहन बेटियां उन्नति तरक्की कर रही हैं। यूरोप जैसे देशों में हमारे यहाँ के नौजवान भोपाल से सीखकर बाहर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला दिव्यांशु जी, उनका एक ही लक्ष्य है कि जो हमारा संकल्प पत्र में लिखा है कि प्रति व्यक्ति आय जो 2023 के चुनाव में 1,44,000 रुपए थी, उसको बढ़ाकर 2,88 करना, और बिना रोजगार स्वरोजगार के संभव ही नहीं है। केंद्र की बहुत सारी योजना है, मुद्रा योजना से लेकर रेडी पोर्टल तक की योजना है, जहाँ 10,000 20,000 से लेकर 20 लाख 30 लाख 50 लाख करोड़ देते हैं। गारंटी सरकार की होती है, उन्नति उपलब्ध करा रहे हैं, प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात दिव्यांशु जी, आधुनिक काल के आधार पर, आज के इस जमाने में जिसकी आवश्यकता उसके आधार पर। नहीं तो यदि आप मान के चलिए, यदि भोपाल के संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का व्यक्ति यदि आधुनिक तकनीक से पारंगत नहीं होता तो यूरोप के देशों में नौकरी मिलती उसको। मध्य प्रदेश के बाहर जो देश के हमारे नौजवान, प्रदेश के नौजवान काम कर रहे हैं, तो उनको 12 लाख का पैकेज देता क्या? अभी मैं सिर्फ कांग्रेस से मेरा इतना सा आग्रह है कि आप खूब राजनीति करो, खूब आलोचना करो, और ये बार बार बात करते हैं श्वेत पत्र के दिव्यांशु जी, ये कांग्रेस पार्टी का बौद्धिक दिवालियापन है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में इन सारे विषयों पर पूरी जानकारी है, और आज के ये श्वेत पत्र कब चलता था? जब जानकारी नहीं होती। भी आरटीआई में सब उपलब्ध है, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में जानकारी देते हैं, विभागीय मंत्री जानकारी देते हैं, तो हर चीज तो ब्लैक एंड व्हाइट में उपलब्ध है। ठीक है पंकज जी, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे आपने कहा कि भाई इतनी सारी चीजें सरकार कर रही है, आप बहुत सारी चीजें कर रहे, चलिए हमने माना, उसके बाद भी जो मध्य प्रदेश का युवा है वो बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा, अहमदाबाद, इन शहरों की ओर क्यों रुख कर रहा है? मध्य प्रदेश में ही क्यों नहीं? जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि भाई उसको यूरोप में नौकरी लगी है, उसका 12 लाख का पैकेज है, बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में ही ये चीज़ क्यों नहीं है कि भाई वो यहाँ पढ़ा और उसको यहीं के यहीं नौकरी मिल जाए और उसको यहीं के यहीं जो है पैकेज मिल जाए? पंकज जी। दिव्यांशु जी, मैं उत्तर देता हूँ आपकी बात का। आप यदि भोपाल की ग्लोबल स्किल पार्क से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप बॉन्डेड नहीं कि आप मध्य प्रदेश में सेवा करें। ये तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि मध्य प्रदेश के मूल व्यक्ति को भोपाल में सुविधा मिले कि उसको रोजगार की या नौकरी की उपलब्धता हो। मैं फिर आपसे आग्रह करूं दिव्यांशु जी कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में रोजगार की पूरी परिभाषा बदलना चाहती है। हम रोजगार को स्वरोजगार के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं। हम सबको पता है कि जब हम अंग्रेजों के आने के पहले भारत का ग्लोबल इकोनॉमी में योगदान 33% था, और हमारी विशेषता क्या थी? छोटे छोटे उद्योग धंधे। अभी उसी मॉडल पर हम लोग काम करें कि यदि छोटे छोटे रोजगार होंगे तो आज का नौजवान नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भले। यदि एक आदमी 4-4 5-5 लोगों के लिए रोजगार के अवसर, तो पंकज जी जो 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी 2014 में, वो तो फिर बेमानी हो गई। आप कह रहे हैं कि भाई आप रोजगार का मॉडल ही बदल देना चाहते हैं भाई। तो जी मैं तो उसलिए कह रहा हूँ कि बेमानी कैसे? यदि 2 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, स्वरोजगार है, तो उसमें आपत्ति क्या है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी किसी भी व्यवस्था में जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेकर आज तक सरकारी नौकरियां है ही कुल 3%। तो 3% को तो पूरे देश की आ ही नहीं सकते ना। कांग्रेस बढ़ा दे उसको 3% को 33 कर ले, नहीं कर सकती ना। तो ये जो हमारी स्थापना की व्यवस्था उसी प्रकार की है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक। इसीलिए मैंने आग्रह किया कि 2 करोड़ रोजगार में शासकीय और निजी स्वरोजगार, रोजगार सब शामिल। ठीक है, ठीक ठीक है। संदीप जी के पास जाना चाहूंगा, आपके पास फिर आऊंगा समर जी। संदीप जी, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई हम रोजगार का जो परिभाषा है या जो मॉडल है उसको बदलना ही चाहते हैं, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बात सही है भाई, सरकारी नौकरी सबको तो नहीं मिल सकती है। क्या कहेंगे संदीप जी? स्वरोजगार की बात है और स्वदेशी की बात है, ये तो बहुत पहले से एक भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी था ये, और उसको उसने बढ़ावा भी दिया है। अभी फिलहाल मैं ये देखता हूँ कि संतोष की बात ये है कि युवाओं की तरफ और रोजगार की तरफ ध्यान केंद्रित होके, और वो अब मुख्य एजेंडा बन गया है। तो कम से कम एक इस बात पे तसल्ली व्यक्त की जा सकती है कि इस दिशा में काम होने लगा है। अब बात अपन करें उनके प्रशिक्षण को लेके, कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशिक्षण करने के बाद असली में ये होता है कि जब भी कोई सरकारी योजनाओं में कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है तो मैंने कहा है कि वो मतलब एक इवेंट की तरह, उत्सव की तरह हो जाता है। और उस उत्सव में जब प्रमाण पत्र बढ़ जाते हैं उसके बाद कौन कहाँ जा रहा है अपन ये मान लेते हैं कि सब अच्छी जगह चले गए हैं, जबकि वास्तविकता उससे इतर होती है। जब हम देखते हैं कि कोई आईटीआई करने वाला लड़का जब वेल्डिंग करता है तो उसको ये बताया जाता है कि आप आने वाले समय में बीएचईएल में बड़े काम करोगे और भारत के रेल के इंजन बनाओगे,
लेकिन जब उसको उस प्राथमिकता से काम नहीं मिलती तो वो निराश होता है। और वहाँ से एक तरफ हम उसको इस तरीके से प्रचार करते हैं कि देखिए हम लोग बहुत प्रशिक्षण पे फोकस्ड हैं और लोगों को काम मिल रहा है, बिल्कुल बेशक ये पॉजिटिव बात है। लेकिन जब उसका दूसरा पक्ष सामने आता है तो वो, क्योंकि देखिए समाज बहुत लंबा है, इतनी विस्तृत समाज में मैसेजिंग की अगर आप कम्युनिकेशन का कहीं भी कोई गैप होता है तो उसका खामियाजा समाज ही भुगतता है। राजनीतिक अगर मतलब जो भी सत्ताधारी दल है, यदि उसके तो एक जिम्मेदारी भी है और उसका नैतिक कर्तव्य भी है कि भाई प्रदेश की जनता और रोजगारों पे काम करे। और विपक्ष की भूमिका भी, उनका भी अपने आप में सवाल उठाने का जो बिल्कुल लाजमी है कि भाई क्या है वो धरातल की बात है। लेकिन दोनों से इतर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यदि कोई भी संकल्प लिया है सरकार ने तो वो जमीन पे दिखने के साथ साथ आपने जो बात पॉइंट आउट की कि बाहर जाएं, बेशक जाएं, लेकिन यदि हमारा युवा हमारे प्रदेश में रहता है और ऐसी कोई योजना आने वाले समय में बनती है, हम ये नहीं कह सकते कि हम बेंगलोर और हैदराबाद को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे आज देखिए ये संतोष की बात है कि आईटी पार्क में भोपाल इंदौर ने बहुत कुछ कर लिया है। और यदि उस पर और ध्यान देते हुए फोकस्ड और जितने लोगों को प्रशिक्षण दिया है वो उनके अंतिम छोर तक इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि वो वास्तव में वो रोजगार से हैं, खुद का काम कर रहे हैं, कहाँ है वो मॉनिटरिंग कम से कम 5 साल तक एक व्यक्ति के पीछे जो अपन करते हैं, जैसे आईटी वाले कहते हैं कि मैं आप पे खर्च कर रहा हूँ तो आप बताइए कि आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो खर्च वाली जब बात आती है तो वो उसको मतलब बॉन्ड भरा लेते हैं कि 5 साल का बॉन्ड भर दो, तो वो तो एक कारपोरेट कल्चर है। हाँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको मतलब बाध्य करें, लेकिन इस तरीके का वातावरण तो बन सकता है कि वो जाने के बारे में सोचे ही क्यों। और ग्रोथ करना है तो वो उसमें बहुत कम परसेंटेज होता है इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा संदीप जी, जैसे आपने कहा कि बेंगलोर हैदराबाद को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन भोपाल इंदौर ने काफी तरक्की कर ली है। अब भाई जब भी मध्य प्रदेश की बात आती है तो भोपाल इंदौर का ही नाम क्यों आता है, ग्वालियर का क्यों नहीं, जबलपुर का क्यों नहीं? भाई और भी तो जगह है जहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए, केवल भोपाल और इंदौर ही मध्य प्रदेश नहीं है ना। बिल्कुल, ये थोड़ा असंतुलन तो है। देखिए जबलपुर, रीवा, जो ग्वालियर, हम क्योंकि संभागों की दृष्टि से अगर देखें तो जब भी बात आती है तो मतलब मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर मान लिया जाता है और राजधानी भोपाल में हम लोग बैठे ही हैं। तो मेरा मानना यह है कि वो बात आपका वो तभी हो सकता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे जब तक लोग डिसेंट्रलाइज नहीं होंगे, उस मानसिकता और उस मानस के लोग जब तक नहीं होंगे, ये वो सब फोकस्ड होकर इस तरफ आ जाते हैं, तो वो डिसबैलेंस तो हो रहा है और वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। देखिए वो गवर्नमेंट के बस का भी नहीं है कि गवर्नमेंट इस तरीके से कहीं संतुलन बना ले। ये सामाजिक परिदृश्य और वहाँ के स्थानीय राजनेताओं की इच्छा शक्ति, वहाँ के लोगों का अपना मतलब एक मोटिवेशन और वहाँ के सामाजिक संरचना के हिसाब से ही ये संभव है। भाई जो आपने अभी एक शब्द का प्रयोग किया ना, डिसबैलेंस, ये डिसबैलेंस केवल नौकरियों को लेकर नहीं हो रहा है, ये डिसबैलेंस रिसोर्सेज पे भी हो रहा है। भाई एक ही जगह की आबादी बढ़ती ही चली जाएगी, लोग अगर आके बसते जाएंगे तो भाई दबाव तो पड़ेगा ना। जो संसाधन है, चाहे पानी की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे रहने के लिए जगह की बात करें, दबाव तो पड़ेगा। वो तो पॉलिटिकल व्यवस्था है। देखिए वो तो राजनीतिक रूप से अगर अपन देखते हैं तो वो उस बारे में तो वो एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन अगर अपन ग्लोबल मतलब इन्वेस्टमेंट और पार्क की बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि केवल संसाधन और रोड, सड़क, पानी, बिजली के अलावा यदि मूल भावनाओं के साथ यदि रोजगार के और जिन लोगों को जो इन्वेस्टर आ रहे हैं वो हमारे युवाओं से इस तरह की उनकी बाउंडिंग हो कि वो एक दूसरे को आत्मसात कर लें, मतलब थोपे ना जाए, ना हमारे बच्चों को थोपा जाए उनके ऊपर और ना वो लाइबिलिटी की तरह इनको रखें, मतलब दोनों ही उपकार ना करें। हमारी युवा शक्ति है तो वो युवाओं की तरह दिखें और काम करें, और वो जो आ रहे हैं वो भी इस बात का ध्यान रखते हुए आए। ये नहीं कि उनको लेबर मिल गई मध्य प्रदेश से और बाकी सब स्किल्ड लोग साउथ के और नॉर्थ के आ रहे हैं, इस तरीके की बात ना हो। तो एक अलग मैसेज। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि भाई केवल नॉर्थ और साउथ के लोगों को ना मिले, पता पड़ा बीच का जो सेंट्रल जो पार्ट है अपना, वो बेचारे बैठे हुए हैं और इधर उधर से लोग आकर के जो है नौकरी ले जा रहे हैं। समर जी क्या कहेंगे संदीप जी की बात पर? बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर मैं इसको पॉलिसीज की विफलता बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में दोनों ही जगह रोजगार देने में असफल इसलिए है क्योंकि इनकी पॉलिसीज जो है वो लोगों के हित में नहीं है, रोजगार को की फ्रेंडली नहीं है। बेरोजगारों का नाम आशार्थी युवा रख देना से मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कुछ फर्क पड़ेगा। और वहीं पर अभी हमारे साथी बात कर रहे थे आईआईटी की, तो मैं कहना चाहूंगा कि आईटीआई के बच्चों को क्या मिलेगा जब आईआईटी में, मैं आंकड़े के साथ बताना चाहूंगा कि एक संस्था है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये बताता है कि आईआईटी बॉम्बे में जो न्यूनतम पैकेज दिया गया है वो 4 लाख रुपए का दिया गया है, 4 से 6 लाख का। आईआईटी मद्रास 6 लाख प्रति वर्ष का दर्ज किया गया है यहाँ पर,
और 10 लाख का जो पैकेज है सबसे कम टाइम्स ऑफ इंडिया बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कहना चाहूंगा कि आईआईटी के जब बच्चों को 6 लाख 4 लाख 10 लाख का पैकेज मिलेगा तो आईटीआई के बच्चे कहाँ जाएंगे। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट के माध्यम से अपनी छवि चमकाती है, लेकिन धरातल पे काम कितना हुआ, ये ऐसे टीचर हैं जो कि होमवर्क देकर भूल जाते हैं, पूछते नहीं कि क्या हुआ उसके बाद में। आपने कार्यक्रम करा, आप कार्यक्रम से हटे, आप आज उज्जैन के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, उज्जैन से कार्यक्रम खत्म हुआ, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि वहां पर क्या डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। आपने भोपाल में करा, भोपाल के अंदर आपने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करी, विदेशों से लोग बुलाए, गरीबी को कनातों से ढाका गया, लेकिन उसके बाद में वहां पर वो जो निवेशक आए थे जिन्होंने थालियां लूटी थी आपके सामने, खाने की थालियां लूटने वाले निवेशकों से आपने पूछा नहीं कि आपने कितना निवेश करा। आज 2017 से लेकर 2026 तक 2026 तक माफ कीजिएगा 2013-23 तक 2017 से 2023 तक में कहा गया कि 20,000 करोड़ का जो है निवेश आएगा। वास्तविकता में कितना आया प्रियांशु जी बताऊं मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 350 करोड़ रुपए। आप देखिए ये 4% 5% से अधिक नहीं है। तो सरकार अपनी विफलताओं को इन कार्यक्रमों से ढाक रही है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जब इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई तो गरीब बस्तियों को कनातों से ढाका गया, जिसे भोपाल के अंदर जो इन्वेस्टर मीट हुई तब वहां के लोगों को कनातों से ढाका गया, गरीबों को। उसी प्रकार से अपनी विफलताओं को ढाकने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं, फोटोग्राफी किए जाते हैं, बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं। लेकिन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात पर आप देखिए, आप अगर डिलीवरेंस की बात करें तो उसमें वो जीरो है। आपसे निवेश आएगा आएगा आएगा, लेकिन आया कितना कभी नहीं बताया। कितने रोजगार मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन रोजगार कितने मिले नहीं बताया। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस झूठ के बबल जो मैं बोल रहा हूं इस पे कितने दिन तक सर्वाइव कर लेगी, ठीक है, ये प्रश्न है। और युवा का जो नुकसान हो रहा है, युवा तो घर बैठे बैठे पेंशन पाने के लायक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पंकज जी जवाब दीजिए। देखिए दिव्यांशु जी, यदि आईआईटी के बच्चे को 4 लाख 6 लाख मिलते हैं और मध्य प्रदेश के संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल के बच्चे को 12 लाख मिलते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है वो समझ नहीं पाया कि इसमें आपत्ति का विषय क्या है। मध्य प्रदेश में आप दे रहे हैं 12 लाख रुपए, भारत में दे रहे हैं क्या? मेरा उत्तर पूरा हो जाए। पंकज जी आपसे निवेदन है, बीच में बोलूंगा मैं, लेकिन ये जो है आप बताइए, अगर वो बच्चे जापान के अंदर कर रहे हैं या जर्मनी में उनकी नौकरियां लगी है और या यूरोप में कर रहे हैं नौकरियां, तो वहां पर जाके आप उनका रेंट ही पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से 6,000 पाउंड 4,000 पाउंड तो जो है उनका लगभग वही हो जाता है, 400-500 पाउंड तो आपका किराया है वहां पर। उसके अंदर 12 लाख रुपए उनको बचते 10-20 हजार रुपए ही होंगे। पंकज जी समर जी उनकी बात पूरी हो जानी जी। पंकज जी आप बोलिए। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कांग्रेस की बात कि जो बच्चा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़कर 4, 6, 8, 10 लाख रुपए की नौकरी कर रहा है, उस बच्चे से अधिक का पैकेज यदि मध्य प्रदेश के भोपाल के संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के बच्चे को मिलता है तो कांग्रेस को आपत्ति है? ये विफलता का प्रमाण है कि सफलता का प्रमाण है? मैंने इसीलिए कहा था कांग्रेस पार्टी को दिव्यांशु जी आवश्यकता है अपने भौतिक दिवालीपन को दूर करने की। अभी मैंने एक आंकड़ा दिया था प्रति व्यक्ति आय का। अभी दूसरा है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देखते हैं। मध्य प्रदेश का बजट राजस्व अधिक का बजट है। मध्य प्रदेश के बजट में कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है। मध्य प्रदेश के राज्य के ऊपर जो भी कर्ज है वो 1956 से लेकर आज तक का कर्ज जोड़ लो तो भी हम कर्ज में बंटाधार कांग्रेस के समान ओवरड्राफ्ट नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के समान नहीं कहते कि खजाना खाली में कुछ नहीं कर सकता। हमारे मुख्यमंत्री वादा खिलाफी नहीं करते। आज कल लाडली बहनों के खाते में किस्त दी गई है राखी की, मई 250 रुपए बोनस के। तो जो कहा सो किया। ये मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वृद्धावस्था पेंशन नहीं डली है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं डली है, विकलांग पेंशन 3-3 महीने से नहीं डली है, तो बताइए। खजाना खाली और कुछ नहीं किया। इसलिए जनता ने इनको 18 महीने बाद जो अवसर आया तो सत्ता पे स्थायी रूप से बाहर कर दिया। ठीक है और लगातार बाहर है। कारण सिर्फ क्या है कि इनका काम दिव्यांशु जी एक ही काम है, झूठी आलोचना करना, निराधार असत्य अनर्गल आरोप लगाना। ठीक है समर जी जवाब दीजिए। दंड कांग्रेस को स्थायी रूप से देती है। मैं वही जवाब कहना चाह रहा हूं कि अभी आपने इससे पहले प्रति व्यक्ति आय की बात करी। मैं आपको उस टाइम में समय की वो गरीबी मतलब उस समय के जो दाम थे घरेलू सामान बताता हूँ कि 17-12 से 16 रुपए किलो गेहूं था, चावल 18 रुपए किलो था, 14 रुपए किलो आटा था, चीनी 30 रुपए की थी, 65 कर दिया आपने, दूध 20 रुपए लीटर था। तो ये भी तो बताइए आपके समय में महंगाई कितनी बड़ी है।
प्रति व्यक्ति आय आपने बता दी। दूसरी बात आपने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी ये बताए कि किस प्रकार से जो 12 लाख रुपए का पैकेज मिला, तो 12 लाख का पैकेज कहाँ मिल रहा है वो भी तो आप बताइए। कितना खर्चा उसका वहां पर हो रहा है विदेशों के अंदर नौकरी कर। आप इसी चीज में तो विफल है जब आप बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को जापान भेजेंगे नौकरी करने के लिए, क्योंकि आपके पास मध्य प्रदेश के अंदर नौकरियां नहीं है। जहां तक की बात आपने कही कि ठीक है पंकज जी जवाब दीजिए जो है जल्दी से। जी पंकज जी जवाब दीजिए। देखिए दिव्यांशु जी, ऐसा हो नहीं सकता ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी। अभी जो 12 लाख के सालाना पैकेज पे यदि कोई आदमी यूरोप में काम कर रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है कि 6 लाख से 4 लाख से ज्यादा है ना। 12 लाख रुपए वहां पर, और उसकी 12 लाख पढ़ाई का रुपए साल वहां पर 12,000 रुपए के बराबर भी नहीं है। शिक्षा खर्चा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तुलना में कम है। IIT बम्बई में क्या वो निःशुल्क पड़ता है क्या? वहां भी खर्चा होता है ना, रहना खाने पीने का। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। 4 लाख 12 लाख, चलिए इस पर ना जाते हुए। अरे मैंने थोड़ी कहा, कांग्रेस ने कहा। ठीक हम कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं यूरोप, आप यूरोप में कॉस्ट ठीक है चलिए समय हमारे पास कम है। दिव्यांशु जी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूरोप देखिए आप, जी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है वहां। हाँ, यूरोप की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, इंडिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, मध्य प्रदेश की तो एकदम कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है। ठीक है संदीप जी एक गैलन वहां पर एक गैलन दूध जो है 3 पाउंड के अंदर जी 350 रुपए के अंदर, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। चलिए समय की कमी है, संदीप जी आपसे एक अंतिम टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। जी संदीप जी। देखिए बिल्कुल, ये अगर रोजगार की बात है तो मध्य प्रदेश का युवा, वैसे भी मध्य प्रदेश का मानस ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग बाहर जाएं काम करने, तो जितना सृजन यहाँ होगा रोजगारों का, जितनी मैन पावर यहाँ बढ़ेगी उतनी स्ट्रेंथ मध्य प्रदेश की बढ़ेगी, उतनी इकोनॉमी बढ़ेगी और ग्रोथ बढ़ेगी। बस सरकार का सिर्फ सुपरफिशियली ये काम है कि वो यहाँ की कानून व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था, इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम करना है वो सरकार की जिम्मेदारी है। और यदि उस दिशा में काम होगा तो, और रोजगार की बात जो है उन बच्चों को जो काम कर रहे हैं कम से कम 5 साल तक उसकी मॉनिटरिंग हो कि उन्होंने कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें क्या गड़बड़ हो रही है, क्या परिस्थितियां। अगर ये थोड़ा सा पैरेलल होता रहेगा तो शायद ये एक शून्यता जो आ जाती है बीच बीच में। ये बड़ा अच्छा सुझाव दिया आपने, बहुत अच्छा सुझाव है कि भाई इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए 5 साल में, और बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केवल मध्य प्रदेश का मतलब सिर्फ भोपाल और इंदौर नहीं है, इतना बड़ा प्रदेश है और हमारे यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, तो ये ज़रूरी है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छे से डेवलप किया जाए ताकि जो बच्चे हैं वो बाहर ना जाए, उनको यहीं के यहीं रोजगार मिल जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बातें आगे चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।